नमस्कार बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का इस देश की सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज पौरासी और मेरे प्यारे बच्चों, जो कक्षा 9वीं के लिए उदय बैच चल रहा है, हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं हमारे प्यारे से बच्चे, उनमें अगर हम बात करें रसायन विज्ञान में परमाणु एवं अणु चैप्टर चल रहा है। ठीक है, उसका आज हम 4th लेक्चर लेकर आए थे। पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत डीप में इनके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं, लास्ट लेक्चर हमने सीखा था कि किस प्रकार से हम रासायनिक सूत्र लिखा कर सकते हैं किसी के यौगिक का, किसी भी यौगिक का। ठीक है, हाँ, वहां पर मैंने तुम्हें दिखाया था कि किस तरीके से हमने अगर हम बात करें आयनों के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, आयनों से हमने क्या करा था, यौगिकों का सूत्र लिखा था और वो सीख आप बहुत अच्छे से गए हो। हमने वहां पर सीखा था वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। आज का जो अगर हम बात करें लेक्चर, वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें, हम डिस्कशन करने वाले हैं परमाणु द्रव्यमान के बारे में। किसके बारे में? परमाणु द्रव्यमान के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हम देखेंगे कि परमाणु द्रव्यमान होता क्या है। ठीक है, हाँ, और फिर उसके बाद हम देखेंगे आणविक द्रव्यमान और फिर देन हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? पक्का? तो बेसिकली परमाणु द्रव्यमान होता क्या है ना, उसको डिस्कशन करने से पहले मैं आपसे एक बिल्कुल बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन हम शेयर करने वाले हैं कि परमाणु तथा आयन में अंतर है ना, परमाणु और आयन में अंतर क्या होता था। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि परमाणु जो होता है ये विद्युत का क्या होता है, उदासीन कण होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन कण होते हैं। मतलब तुम्हें पता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने तुम्हें बताया हुआ है। इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब परमाणु के अंदर एक ऋणावेशित कण होते हैं, जिसे हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो बराबर होती है किसके? वो बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के। प्रोटॉन की संख्या मतलब भाई परमाणु के अंदर है ना एक धनावेशित कण होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। किसमें? परमाणु में। ठीक है, किसमें? परमाणु में। और यही कारण है कि परमाणु उदासीन होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास सोडियम है। क्या है? सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। कितना है? 11। तो उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे। मतलब इसका यह है कि इसके अंदर अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर है। यही कारण है कि यह विद्युत उदासीन है। क्या है? विद्युत उदासीन है। क्लियर है? पक्का? चलो आगे बढ़े। हाँ, अच्छा, अब मैंने जैसा बताया इसमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है ना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। मतलब अगर बात करें, मैंने जैसा बताया कि अगर ये विद्युत उदासीन है तो इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। ठीक है, चलो अब एक बात ध्यान रखना कि परमाणु जो है, मैंने पहले चैप्टर में परमाणु की डेफिनेशन बताई थी कि परमाणु एक ऐसा सूक्ष्मतम कण है, ठीक है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई इसको स्थायित्व पाना है, इसको अक्रिय गैस के जैसा बनना है। तो अक्रिय गैस को छोड़कर, है ना, ये ऐसा एक सूक्ष्मतम कण है जो अगर हम बात करें स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। या फिर ऐसा तुम बोल सकते हो कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, परमाणु क्या है? परमाणु क्या है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्मतम है ना कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जो स्वतंत्र अवस्था मतलब फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, अवस्था में नहीं रह सकता। मैंने तुम लोगों को बहुत डीप में, है ना, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करवाया था। ठीक है, सकता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, अपवाद भी है इसके। अपवाद मतलब इस डेफिनेशन को कौन फॉलो नहीं करते हैं, है ना। अपवाद है हमारा अक्रिय गैस है। क्या होता है? अक्रिय गैस है। ठीक है, अक्रिय गैस को छोड़कर ये सारे के सारे अगर हम बात करें स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो, तो अक्रिय गैस को छोड़कर परमाणु, सभी परमाणु, है ना, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं अस्थायी होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है या इलेक्ट्रॉन त्याग करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, तो इनको स्थायित्व पाने के लिए ये किसकी जैसी रचना, अगर हम बात करें रचना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रचना किसकी जैसी चाहते हैं, वो अक्रिय गैस की जैसी चाहते हैं। यही कारण है कि वो इलेक्ट्रॉन दिया करते हैं, इलेक्ट्रॉन लिया करते हैं या इलेक्ट्रॉन का साझा करा करते हैं। ये हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे जब हम 10th क्लास में चले जाएंगे तब। ठीक है, अभी बस इतना ही समझना है कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते, जैसा मैंने तुम लोगों को बताया। चलो अब देखो,
ये विद्युत उदासीन था। अब आयन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? आयन के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास सोडियम है। क्या है मेरे पास? सोडियम। तो ये रहा भाई सोडियम, है ना, ये इसका नाभिक रहा। क्या रहा? नाभिक रहा। फिर अगर हम बात करें ये उसका, अगर हम बात करें दूसरी कक्षा रही, और ये वाली, सॉरी ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। यहां पर तुम देखोगे सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 11। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और लास्ट वाली कक्षा के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आता है, जिसके बारे में अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था। ध्यान से समझना। तो बेसिकली क्या करता है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है ताकि वो नियॉन के जैसा बन सके। तुम्हें याद होगा तो सोडियम किसके जैसा बन सकता था? या तो नियॉन के जैसा बन जाए, या फिर अगर हम बात करें आर्गन के जैसा बन जाए। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता था, आर्गन का 18, और अगर बात करें नियॉन का 10। तो ये किसके जैसा बनता था? ये बनता था नियॉन के जैसा। क्यों नियॉन के जैसा बनता था? क्योंकि ये पास है। तो अगर सोडियम को 11 से 10 जाना पड़ेगा तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। और जब वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देता था उसके ऊपर क्या आ जाता था? धनावेश। अब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि सोडियम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, कितने प्रोटॉन है, तुम बोलोगे 11 प्रोटॉन। सर सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो सर 11 इलेक्ट्रॉन है। बट चूंकि वो उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसका मतलब यह है ना, इसका मतलब यह है कि अब प्रोटॉन की संख्या बढ़ चुकी है। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होती, यहां पर ये उदासीन नहीं होते। तो ये विद्युत उदासीन, विद्युत आवेशित कण होते हैं, ये विद्युत उदासीन नहीं होते। इनके ऊपर क्या होता है? आवेश होगा, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें बताया था। ठीक है, इसमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना, संख्या बराबर में नहीं होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आयनों का, है ना, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं स्थायी होते हैं। अब देखो चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, तो यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इसने इलेक्ट्रॉन कितने दिए और कितने लिए। ये इसने इलेक्ट्रॉन इतने दिए कि ये मतलब स्थायी बन सके, अक्रिय गैस के जैसा बन सके। ठीक है, और यह इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं ताकि ये स्थायी बन सके, किसके जैसा? अक्रिय गैस के जैसा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसीलिए त्यागा करते हैं, इसीलिए ग्रहण करा करते हैं ताकि वो स्थायी बन सके, अक्रिय गैस के जैसा। ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। देखो क्योंकि ये स्थायी है तो ये अस्तित्व में रह सकते हैं, पर परमाणु जो है वो स्थायी नहीं है, इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। यह आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? पक्का? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। किसकी बात करते हैं? परमाणु द्रव्यमान की। ठीक है, चलो भाई। तो भाई अब अगर मैं बात करूं परमाणु द्रव्यमान होता क्या है ना, परमाणु द्रव्यमान होता क्या है, इससे पहले हम एक बहुत प्यारी सी चीज समझते हैं कि परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु का द्रव्यमान, है ना। किसका? एक परमाणु का द्रव्यमान क्या कहलाएगा? परमाणु द्रव्यमान, है ना। इतनी सी चीज है, इतना तो हमें पता है सर। ठीक है, हाँ। अब बेसिकली ये होता क्या है ना, परमाणु द्रव्यमान होता क्या है, उससे पहले अगर हम बात करें द्रव्यमान क्या होता है ना, द्रव्यमान क्या है, या फिर अगर हम बात करें, तुम लोगों से पूछ लें कि केजी कहां से आया, ये कहां से आया, है ना, जो किलोग्राम होता है वो कहां से आया। ठीक है, हाँ, जो किलोग्राम होता है हमारा वो आया कहां से, ये आप मुझे बताइए। बड़ा ही सिंपल है भाई। भाई कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो प्रयोग किया होगा, है ना, सबसे पहले किसी ना किसी ने प्रयोग किया होगा। अब वो केजी होता क्या है, कहां से आया, है ना, किस तरीके की चीजों से आया। मैं तुम्हें एक छोटी सी एक एग्जांपल बता दूं। मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है। क्या है? एक सिलेंडर है। क्या है? एक सिलेंडर है। ठीक है, अब ये सिलेंडर मेरे पास पड़ा हुआ था। देखो शुरू में मापन की कोई विधि, मापन करने के लिए हमने ही पैरामीटर्स बनाए हैं, है ना, हमने ही पैरामीटर्स बनाए हैं मापन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिलेंडर है ना, ये रखा हुआ है एक सिलेंडर, ये लो, ये मेरे पास एक सिलेंडर है। इसका मैंने नाम रख दिया 1 kg। क्या रख दिया? 1 kg। ठीक है, इतना एक बड़ा सिलेंडर है। अब मैंने इसको बेस मान लिया, मतलब ये मेरा आधार है ना, 1 kg। अब सोच लो, है ना, सोच लो कि एक मैंने तोल तराजू बनाया। तोल तराजू समझते हो ना, तराजू समझते हो ना। हे भगवान, ये हमारा तराजू बन गया एक बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें, मैंने सिलेंडर रख दिया। ठीक है, और इसको मैंने यहां लगाया, है ना, इसको मैंने यहां लगाया। ठीक है, केजी कहां से आया ये पूछ रहे हैं हम। ठीक है, हाँ। अब यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर अगर हम बात करें, इसका एक दूसरा पल्ला मैंने किसको बिठा दिया, मैंने तुम्हें बिठा दिया। किसको बिठा दिया? तुम्हें बिठा दिया। ठीक है, हाँ भाई, तुम्हें बिठा दिया। अब तुम्हें बिठाने के बाद, है ना,
इसको मैंने पैसा पकड़ के रखा हुआ। तो जब क्या हुआ है ना, मैंने क्या किया भाई, शुरू में जब तुम्हारे सामने तुम जब इसके ऊपर बैठे तो ये तो 1 ही केजी था, तो ये क्या हुआ, ये ऊपर रहा भाई, तुम नीचे रहे। फिर धीरे धीरे मैंने 1 केजी से 2 केजी किया, है ना। फिर मैंने क्या किया, मैंने 3 ऐसे सिलेंडर रख दिए, 4 सिलेंडर रख दिए, 5 सिलेंडर रख दिए, 6 सिलेंडर रख दिए, और एक समय धीरे धीरे है ना इसका पल्ला है जो नीचे आता गया। और तुम दोनों का जो अगर हम बात करें, तुम लोगों का अगर हम बात करें, जो वजन है ना, जो द्रव्यमान है, वो क्या हो गया, अगर हम बात करें बराबर हो गया। क्या हो गया, बराबर हो गया। सुंदर से तुम लोग बैठे हुए हो, ठीक है, ये सुंदर से अगर हम बात करें तुम लोग बैठे हुए हो। तो मैंने कितना लगाया, मान लो मैंने 40 ऐसे सिलेंडर रखे, तब जाके तुम्हें पता चला कि भाई तुम्हारा द्रव्यमान 40 किलोग्राम। मतलब समझ रहे हो, मतलब मैंने 1 केजी एक सिलेंडर को मान लिया और एक तरफ उसको रख दिया और दूसरी तरफ तुम्हें बिठा दिया। अब तुम्हारा द्रव्यमान हमें पता करना था, मैंने पहला रखा, फिर दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा, फिर चौथा रखा, फिर 5वां रखा। और जैसे ही मैंने 40 सिलेंडर रखे, जो तराजू था उसकी दोनों ओर अगर हम बात करें, पलड़ा है वो क्या हो गया, भारी हो गया। क्या हो गया, मतलब बराबर हो गया। और जैसे ही बराबर हो गया तो मैंने बोला कि भाई तुम्हारा जो वजन है वो 40 टाइम्स है ना, उस सिलेंडर के द्रव्यमान के। किसके, सिलेंडर के द्रव्यमान के, सिलेंडर के द्रव्यमान के, है ना, द्रव्यमान के। तो 40 गुना है किसके, सिलेंडर के द्रव्यमान के। किसका द्रव्यमान, अगर हम बात करें, मान लो एक किसका द्रव्यमान मान लें, है ना, मान लो पुष्पा का द्रव्यमान। किसका, है ना, पुष्पा का द्रव्यमान जो है, या पुष्पा का द्रव्यमान मान लो, वो कितना है, अगर हम बात करें 40 गुना है सिलेंडर के द्रव्यमान के। ठीक है, किसके, सिलेंडर के द्रव्यमान के, ये हमने बात कर, है ना। इसी तरीके से हमने मान लो मेजर किए। तो बेसिकली ये मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूं कि हमने जब परमाणु द्रव्यमान मेजर किया तो हमने भी किसी को बेस माना, किसी को बेस माना। अच्छा, मान लो इस सिलेंडर का नाम है ना, मैं 0.5 रख देता, 0.5 kg या 0.2 kg। तो उस समय क्या होता भाई, ज्यादातर हम ये देखा करते हैं कि वो हमारे लिए सुविधाजनक हो बोलने में। अब 0.5 kg में अपन इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ और आता है ना, मतलब उस तरीके की चीज़। 0.2 है, 0.25 रख लेते हैं, है ना, 0.25 इस तरीके की चीज़ें क्यों रखते हैं, है ना, रख लेते हैं तो हमें कैलकुलेशन में दिखी जाती। तो जब भी हम बेस माना जाते हैं तो हम ज़्यादातर 1 लिया करते हैं। कितना ज़्यादा लिया करते थे, 1। सपोज करो कि 1 मीटर कहाँ से आया होगा, है ना, इस दुनिया में 1 मीटर कहाँ से आया होगा। तो क्या हुआ होगा, एक रॉड रही होगी जिसकी लेंथ हमने रख दी 1 मीटर। कितनी, 1 मीटर। मान लो मेरे पास एक रॉड है 1 मीटर, है ना। अब ये 1 मीटर की रॉड है, कितने मीटर की, 1 मीटर की रॉड है। अब यहां से तुम्हारे घर, है ना, ये जो हमारा घर है, घर से जो स्कूल है ना, घर से जो स्कूल है अगर हम बात करें, उसमें जब मैंने मापना स्टार्ट किया, ये पहली रॉड, दूसरी रॉड, तीसरी रॉड, चौथी रॉड, इस तरीके से मैंने जब मापा तो मुझे 500 रॉड लग गई। कितनी रॉड लग गई, 500 रॉड लग गई, है ना, 500 रॉड लगी। तो मैं लिखूंगा 500 इंटू 1 मीटर, है ना, 500 1 मीटर। मतलब तुम्हारी घर की जो लंबाई है ना, घर से स्कूल की जो लंबाई है वो कितनी है, अगर हम बात करें, वो है हमारी 500 मीटर। कितनी है, 500 मीटर। तो समझ रहे हो कि ये केजी कहाँ से आया, ये मीटर कहाँ से आया। इसी प्रकार हमने परमाणु द्रव्यमान के लिए भी किसी को बेस माना। बेसिकली इनिशियली हमने बेस माना था किसको, हाइड्रोजन को। सबसे पहले किसको माना था, हाइड्रोजन को, कि मतलब हाइड्रोजन का एक परमाणु, है ना, कि कितने गुना दूसरा परमाणु का द्रव्यमान है। मतलब सपोज करो कि मैं कार्बन ले लूं, तो कार्बन अगर हम बात करें हाइड्रोजन के द्रव्यमान से लगभग 12 गुना उसका द्रव्यमान होता है, उसके एक परमाणु का। हाइड्रोजन के एक परमाणु के 12 गुना किसका, अगर हम बात करें कार्बन का द्रव्यमान, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होगा। समझ रहे हो, मतलब हमने हाइड्रोजन को बेस माना था, बट एट द एंड हमने बेस माना एक को, वो है हमारा कार्बन 12 आइसोटॉप। किसका, कार्बन 12 आइसोटॉप। और सबसे शुरू में अगर हम बात करें, जो सबसे खतरनाक प्रयास था वो किसका था, डाल्टन के परमाणु जो सिद्धांत था उसमें सबसे मेन चीज थी परमाणु द्रव्यमान। क्या थी, परमाणु द्रव्यमान। तो चलो अब डिस्कशन करते हैं। सो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में परमाणु द्रव्यमान सबसे विशिष्ट संकल्पना थी, सबसे विशिष्ट कंसेप्ट था। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व एक अभिलाक्षणिक, है ना, परमाणु द्रव्यमान होता है ना, का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। मतलब सबका अलग अलग होता है ना, हर परमाणु का द्रव्यमान जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भलीभांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। ठीक है, जब स्थिर अनुपात का नियम निकाला गया तो वहां पर यह देखा गया कि किसी भी रासायनिक यौगिक में जो परमाणुओं की संख्या होती थी वो क्या होती थी, उस पर्टिकुलर यौगिक में फिक्स रहती थी। जैसे H2O में, मतलब जल में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन रहता था, है ना।
तो वहीं से अगर हम बात करें लोग पीछे लग गए कि अब भाई परमाणु द्रव्यमान निकालना है। इनिशियली परमाणु द्रव्यमान नहीं निकाला गया था, ठीक है, इन फ्यूचर निकाला गया था, मैं जब तुम्हें बताऊंगा। वैसे एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। मतलब हमने रिलेटिवली निकाला कि हमने सोचो कि मान लो मेरे पास इतना बड़ा, अगर हम बात करें, एक भैयू है, भैयू नहीं बोलते हैं, भैयू की जगह पे बोल देते हैं एक डॉल है छोटी सी, है ना, क्या है, डॉल है, ठीक है, या फिर इतना बड़ा मेरा भैयू है, भैयू मतलब समझते हो ना, बच्चा है, ठीक है, मेरा नहीं है और किसी का, ठीक है, हाँ, तो इतना बड़ा एक भैयू है जो बच्चा है। अब इसको अपन ने बेस मान लिया, क्या बोल लिया, बेस मान लिया। अब ये मान लो 1 फीट के लगभग का है, ठीक है, छोटू का सा, ठीक है, अब ये कितना ही बड़ा हो छोड़ो, 1 फीट लंबा है। अब मैं तुमसे पूछ लूं, है ना, इसको अपन ने क्या मान लिया, बेस मान लिया। बाजू में तुम खड़े हो 5 फीट के, कितने फीट के, 5 फीट के, तो तुम सामने ये बोल सकते हैं ना कि इसके सापेक्ष तुम 5 गुना हो, इस 1 फीट के भैयू के सापेक्ष तुम 5 गुना हो, ठीक है। तो हमने रिलेटिवली निकाला क्योंकि हमें भैयू का द्रव्यमान नहीं पता था, हमें भैयू का द्रव्यमान नहीं पता है कि कितना केजी, क्योंकि ये इतना छोटा है कि हम माप नहीं पाए, तो हमने इसके रिलेटिव में निकाला कि भाई इसका कितना होगा, है ना, इसका कितना होगा, ठीक है। तो हमने सापेक्ष में निकाला, और किसके सापेक्ष निकाला वो मैं तुम्हें बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। तो हमने, है ना, अगर हम बात करें सापेक्ष निकाला किसके, 1/12, 1/12 मतलब 12वां हिस्सा किसका, कार्बन 12, है ना, परमाणु का, हाँ, किसका, कार्बन 12 परमाणु का, ठीक है, हाँ। तो 1/12 जो है, अगर हम बात करें कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान जो है ना, उसको हमने बेस माना। किसको माना, उसको कार्बन मतलब कार्बनीय, 12 मतलब उसका द्रव्यमान है, 12 मतलब उसका द्रव्यमान है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, अब जब हमने हीलियम का निकाला था, कैसे निकाला भाई, कैसे निकाला, तो हमने एक तरफ क्या लिखा, मान लो किस तरीके से निकाला होगा, एक तरफ हमने क्या रख दिया, कार्बन 12, अगर हम बात करें 1/12 ऑफ अ कार्बन एटम, ठीक है, एक तरफ निकाल रख दिया, और दूसरी तरफ हमने हीलियम रख दिया। किसको रख दिया, हीलियम को रख दिया, किसको रख दिया, हीलियम को रख दिया। अब जब हीलियम है ना, जब मैंने एक टुकड़ा रखा, ठीक है, मतलब मैंने कार्बन परमाणु के मान लो 12 हिस्से कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है, 12 हिस्से कर लिए कार्बन परमाणु के। जब मैंने एक टुकड़ा रखा तब भी अगर हम बात करें नीचे था और वो ऊपर था, ऐसा था। फिर मैंने दूसरा टुकड़ा रखा था, ऐसा हुआ, तीसरा टुकड़ा रखा, ऐसा हुआ, चौथा टुकड़ा हुआ तो ये समतल हो गए। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हीलियम परमाणु है ये 4 गुना है, किसके, 4 गुना है, किसके बताओ, 4 गुना है 1/12 कार्बन, है ना, या C12 परमाणु, है ना, परमाणु के द्रव्यमान के द्रव्यमान के। समझ रहे हो ना, बढ़िया समझ रहे हो, बढ़िया तरीके से समझ रहे हो। हमने बेस माना 1/12 ऑफ अ कार्बन एटम, है ना, 1/12 किसका, कार्बन एटम का। तो मैंने क्या किया, इसके 12 हिस्से कर लिए। पहला हिस्सा रखा तो ये नीचे था, ये ऊपर था, ठीक है। फिर दूसरा रखा, ऐसा हुआ, तीसरा रखा, ऐसा हुआ, चौथा रखा तो बिल्कुल देखो सामने अगर बात कर बराबर हो गए। तो मैंने बोला कि ये 4 गुना है 1/12 कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। अगर इतनी बातें क्लियर है तो मजा आ गया, ना, इतनी बातें अगर क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों को तो मजा आ गया, मैं तो खुश हो गया, मेरा दिल गदगद हो गया, ठीक है। अब तुम खुद सोचो कि इतना बड़ा अगर हम बात करें, बोलना बहुत टफ है। मान लो मैंने निकाला किसका, सोडियम का निकाला, किसका निकाला, मान लो मैंने निकाला किसका, सोडियम का निकाला, ठीक है, किसका निकाला, मान लो सोडियम का निकाला, तो वह आया 1/12 इंटू कार्बन 12, है ना, का द्रव्यमान, मतलब समझ रहे हो ना। इतना अगर हम बात करें सब में कॉमन आ रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, इतना बड़ा मैं सबके साथ बोलूंगा कि भाई सोडियम का आया कितना, 23 इंटू 1/12 इंटू C12 का कार्बन का द्रव्यमान, है ना, समझ रहे हो। वैसे ही अगर मैं बात करूं, ये ठीक है ना, 1/12 C12, है ना, कार्बन का C12 का द्रव्यमान का, हे भगवान, का, ठीक है, द्रव्यमान। तो एक चीज समझ रहे हो कि भाई मैं इसको क्यों ना अपन एक बेस मान लें, क्या मान लें, एक बेस मान लें। मतलब इसको बेस तो माना है हमने, मतलब इसको क्या एक सिंप्लीफाई नाम दे दें भाई।
इतना बड़ा है, बोलने से अच्छा हम इसको एक सिंप्लीफाई नाम दे दें। और इसी को मैंने प्यारे बच्चों इन फ्यूचर कह दिया क्या, AMU, एटॉमिक माइन, अगर हम बात करें है ना, एटॉमिक मास यूनिट, क्या, परमाणु द्रव्यमान इकाई, है ना, परमाणविक द्रव्यमान इकाई, परमाणविक द्रव्यमान इकाई, है ना, एटॉमिक मास यूनिट, इसको मैंने बोल दिया AMU। तो अब मैं डायरेक्ट बोलता हूं कि भाई हीलियम का जो द्रव्यमान है वो 4 AMU है। और AMU का मतलब क्या है, AMU बराबर किसके है, एक AMU जो है ना, वो बराबर है किसके, वो बराबर है 1/12, है ना, अगर हम बात करें 1/12 C12 कार्बन, है ना, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के, परमाणु के द्रव्यमान के। क्लियर है बेटा, क्या इसमें कोई समस्या आएगी मेरे प्यारे बच्चे को? ठीक है, तो ये इसके बराबर है, तो हमने इनको क्या बोल दिया, एक AMU बोलने लगे, एक AMU बोलने लगे। ठीक हो, थोड़ा सा ये कंसेप्ट होता है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, अगर हम बात करें निकाला, जब मुझे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का निकालना होगा, क्या निकालना होगा, ऑक्सीजन का, तो मैंने एक तरफ क्या रखूंगा, ऑक्सीजन लिखूंगा, है ना, और फिर एक बार 1/12 फिर रखूंगा, तो ये तो बिल्कुल नीचे है, फिर दूसरा रखा, फिर नीचे, अगर बात करें बड़ा, फिर तीसरा रखा बड़ा, चौथा रखा बड़ा, ऐसे में जब 16 रखूंगा 1/12 ऑफ अ कार्बन एटम, मतलब जैसे ही मैं 16 रखूंगा तो ये दोनों समतल हो जाएंगे। तो मैंने बोल दिया कि इसका जो द्रव्यमान है वो 16 इंटू 1/12 कार्बन 12 आइसोटोप के, है ना, द्रव्यमान के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिख दूंगा 16 AMU। ठीक है, सीधा 16 AMU। AMU का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है ना, एटॉमिक मास, अगर बात करें एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है, इतना कंसेप्ट अगर मेरे प्यारे बच्चों को आ गया तो मुझे तो बहुत मजा आया। ठीक है, हाँ भाई, तो एक हीलियम परमाणु का द्रव्यमान कार्बन परमाणु के 1/12 द्रव्यमान का 4 गुना होता है। हीलियम का अगर हम बात करें परमाणु द्रव्यमान 4 यूनिट है, 4। अब U क्या होता है, देखो ध्यान से, U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। क्या होता है, यूनिफाइड मास। बेसिकली क्या हुआ कि अभी तो अपन परमाणु का द्रव्यमान निकाल रहे हैं, आगे चल के अपन अणु का द्रव्यमान निकालेंगे, तो वहां पर अपन ये थोड़ी बोल सकेंगे अगर बात करें AMU थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि अब अणु का निकाल रहे हैं। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, मतलब परमाणविक द्रव्यमान इकाई। ठीक है, तो वहां पर अगर हम बात करें, हम AMU की जगह U लिख दिया करते हैं, मतलब यूनिफाइड मास। क्योंकि कई है तुम जैसे समझदार लोग होते हैं, AMU क्यों लिख रहे हो तुम, फिर यूनिफाइड मास लिखो। मतलब AMU क्यों लिख रहे हैं भाई, वो तो परमाणु के लिए है, तो उसके लिए अपन ने एक चीज दे दी U, तो U भी लिख सकते हो, दैट इज यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। ठीक है, हाँ भाई, तो एक बहुत प्यारी सी चीज थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यही कारण कहा कि परमाणु द्रव्यमान इकाई मतलब AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप के। अब देखो समस्थानिक क्या होता है कि जो परमाणु होता है ना, परमाणु के अंदर ढेर, अगर बात करें जो तत्व होता है, तत्व के अंदर ढेर सारे परमाणु होते हैं। अब कुछ परमाणुओं का द्रव्यमान जो होता है वो कुछ अलग होता है और कुछ परमाणुओं का द्रव्यमान कुछ अलग होता है। मतलब अगर मैं तुम्हें बहुत प्यारी सी चीज बताऊं कि एक तत्व के अंदर हजारों और करोड़ों परमाणु ना, बहुत करोड़ों परमाणु, अभी बताऊंगा कितने होते हैं। तो अब अगर मैं इसका 1 ग्राम भी ले रहा हूं, उसमें करोड़ों अरबों परमाणु है, खरबों परमाणु है, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें तुम देखोगे जो परमाणु है ना, उन परमाणुओं का द्रव्यमान जो है वो वैरी करते हैं। मतलब उनका परमाणु क्रमांक तो समान है, वो है कार्बन के, पर उनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, जिसे हम बोलते हैं समस्थानिक। नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ने वाले, लेकिन अभी समझो कि एक ऐसा कार्बन है ना, एक ऐसा कार्बन परमाणु जिसका अगर हम बात करें परमाणु द्रव्यमान 12 है, समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई के मानक इकाई के रूप में मान लिया गया है। ठीक है, ये आपने पता होना चाहिए, हमने किसको बेस माना है, कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग को हमने क्या माना है, अगर बात करें एक AMU माना है, एक एटॉमिक मास यूनिट माना है, और इसी के आधार पर अन्य परमाणु के द्रव्यमान को प्राप्त किया जा गया है। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। तो परिभाषा क्या है कि किसी तत्व के सापेक्षिक, मतलब रिलेटिवली हम देख रहे हैं कि 1/12 है ना, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के कितने गुना दूसरे परमाणु का अगर बात करें द्रव्यमान है। ठीक है, सो किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात को, है ना, परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई को पहले AMU से लिखा जाता था,
लेकिन वर्तमान में यूनिफाइड द्रव्यमान या यूनिफाइड मास द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मैंने जैसे शुरू में बताया था, एएमयू को हम किस में लिखने लगे, यूनिफाइड मास में लिखने लगे। आप लोगों को बनना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है, पक्का। चलो उदाहरण के लिए ऑक्सीजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16 U। मतलब ये U का मतलब क्या है समझ रहे हो, मतलब 1/12 है ना, अगर बात करें 1/12, ठीक है, भाग 12वें भाग किसका, अगर बात करें कार्बन 12 समस्थानिक का, ठीक है, हाँ उसके गुना है, ठीक है, हाँ भाई। चलो जिंक का कितना होता है, दैट इज 65 U है ना। सोडियम का कितना होता है 23 U है ना, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। कार्बन का होता है कितना 12 ना, 12 U। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इन फ्यूचर अपन पढ़ते हैं। चलो तो कुछ अगर हम बात करें है ना, कुछ जो परमाणु है उनके लिखे हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन का जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, कितना होता है 1। चलो कार्बन का कितना होता है, ये होता है 12, ठीक है। नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, सोडियम का होता है 23 है ना, मैग्नीशियम का कितना होता है 24, ठीक है। एल्यूमिनियम का कितना होता है 27, फॉस्फोरस का होता है 31, सल्फर का होता है 32, क्लोरीन का होता है 35.5 है ना, पोटेशियम का होता है 39 और कैल्शियम का होता है 40, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हम बात करें कुछ आंसर्स आते हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट्स है क्या, नहीं है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आणविक द्रव्यमान की, किसकी बात करते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, आणविक द्रव्यमान की, कि आणविक द्रव्यमानों का अगर हम बात करें क्या होता है। तो किसी पदार्थ का है ना आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु के द्रव्यमान का योग होता है। मतलब सर मैं तुम लोगों को बहुत प्यारा सा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि अगर मैं तुम लोगों को बताऊं फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है CO2, किसका लिखना है CO2 का। अब CO2 का आणविक द्रव्यमान निकालना है, मतलब क्या होगा, मतलब ये इन कार्बन का और ऑक्सीजन के जितने परमाणु हैं उन सभी का जो योग होगा है ना, उनके द्रव्यमान का जो योग होगा वो इसका आणविक द्रव्यमान होगा। जैसे कि अभी मेरे प्यारे बच्चों मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, मैंने तुम्हें सिखाया कि भाई कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। चलो भाई, तो सर यहां पर कार्बन कितना है, कार्बन का होता है 12 तो मैंने लिख लिया 12। ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन का होता है 16 तो मैंने लिख लिया 16 है ना, इनका योग होता है, ठीक है, कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16। पर अब तुम ध्यान से देखोगे कि ऑक्सीजन की संख्या 2 है, मतलब 2 ऑक्सीजन होंगे, ठीक है, मतलब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का। क्यों, अच्छा तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि 12 होता है कार्बन का, ऑक्सीजन का होता है 16, एक और ऑक्सीजन है तो मैंने एक और ऑक्सीजन लिख लिया, ठीक है, कितना लिख लिया, एक और ऑक्सीजन लिख लिया, 2 ऑक्सीजन थे ना, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या लिख देते हैं, जितनी संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2 थे तो अपन ने 2 का मल्टीप्लाई कर। जैसे ही तुम निकालोगे तो 12 और ये 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 12 और 32 कितना हो गया 44, कितना आ गया 44। 44 अगर हम बात करें यूनिफाइड मास या यूनिफाइड द्रव्यमान, हमारा आंसर आ गया। चलो भाई और एग्जाम्पल निकालते हैं, जैसे तुमसे कोई पूछ ले O2 का बताओ भाई, तो O2 का क्या होगा बताओ, बड़ा ही सिंपल सा है। O2 का क्या होगा, ऑक्सीजन का कितना होता है, सर ऑक्सीजन का 16 होता है, क्या 16 लिख दोगे, नहीं है ना, 2 हैं तो मैं लिख दूंगा, अगर हम बात करें 2 × 2, जैसे ही तुम इसको कैलकुलेट करोगे मेरे प्यारे बच्चों, हमारा आ जाएगा 32 यूनिफाइड मास। क्या इतने में कोई तुम घबराओगे क्या टफ चीज़ है, नहीं, क्या टफ चीज़ है, नहीं है, हमें तो बहुत मज़ा आएगा सर, हमें तो बहुत मज़ा आएगा है ना। और अगर बच्चे बहुत मज़ा करेंगे तो फिर मुझे आ जाएगा 324 मत समझ लेना, मैंने यू ऐसा बना दिया, ठीक है ना। तुम लोग नहीं तो लिखोगे सर, कमेंट में लिख दोगे सर वहां पर आपने 324 लिखा है, अच्छा है। चलो अगला देखते हैं। तीसरा अगर तुमसे कोई पूछ ले कि भाई मुझे ये बताओ CO है ना, ये होता है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या होता है बच्चे, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका क्या होगा बताओ। तो यहां पर सर कार्बन भी अगर हम बात करें 2 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन भी कितना है हमारा, ऑक्सीजन भी 1 है, तो 12 + 16 यह आ जाएगा 28 U। तो बेटा इस तरीके से है ना, इस तरीके से तुम ढेर सारे अगर हम बात करें क्वेश्चंस कर सकते हो बढ़िया प्यारे तरीके से। चलो अगला देखते हैं, 4th में बताता हूँ। 4th आ जाए तुम्हारे पास NH3 है ना, 5th आ जाए, अब जल्दी जल्दी इनका कैलकुलेट करते चलो है ना, NH3 तुमने अभी तालिका देखी होगी है ना। 4th आ जाए, अगर हम बात करें देखो नोट्स बनाते चलोगे, तालिका तुमने बनाई होगी पॉज करके, ठीक है।
तो फिफ्थ आ जाएगा अगर हम बात करें, मान लो मेरे पास H2SO4 तो नहीं करते अभी ना, तो फोर्थ आ जाए तो हमारे पास क्या, एक बड़ा ही प्यारा सा कर लेते हैं HNO3, फिफ्थ सॉरी। और छठवा आ जाए, अब ले लेते हैं, छठवा आ जाए तुम्हारे पास HCl, सातवा आ जाए तुम्हारे पास H2SO4, ठीक है। अब हम करते हैं, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, आठवां हम ले लेते हैं क्या, आठवां तो मैं बता देते हैं हम NH2CO NH2, ये होता है बेटा यूरिया, क्या होता है, यूरिया का सूत्र है, ठीक है। हाँ भाई ये यूरिया। फिर नाइन्थ ले लो तुम ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। हाँ भाई। फिर टेंथ तुम ले लो, ठीक है, टेंथ ले लो C12 ना H22O11, बेसिकली ये तो हमारा क्या था, ग्लूकोज था, क्या था, ग्लूकोज था, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, शर्करा, क्या है, शर्करा का सूत्र है शुगर। फिर एट लास्ट मैं बता देता हूँ 11वां, एक और तगड़ा सा ले लेते हैं, कोई भयंकर सा है ना, एक और ले लो H3PO4, जो होता है देखो, ये जो है अगर हम बात करें, ये होता है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है। हाँ भाई। और अगर हम बात करें ये होती है अमोनिया, अमोनिया का सूत्र है ये, ठीक है। हाँ ये अमोनिया, ये होता है नाइट्रिक अम्ल, क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा। ये होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या होता है बच्चे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अपने अपना है ना, तुम जो भी तुम फील करते हो, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। क्लास लेने के बाद वो ज़रूर कमेंट में बताया करो कहाँ दिक्कत आती है बेटा, ठीक है, ताकि तुम्हारे भैया तुम्हारे सर जो हैं वो उस चीज़ को देख सकें, ठीक है। मुझे लगता है मेरे भाई काफ़ी सारे बच्चे के पॉजिटिव ही मैसेज आते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों के पॉजिटिव मैसेज आते हैं, ठीक है, और उनके मैसेज देख कर मैं बहुत खुश होता हूँ। बट इवन है ना, फिर भी है ना, कुछ लगता है तो मैं कि यार सर थोड़ा यहाँ दिक्कत आती है, तो इवन है ना, तुम खुद देख लेना कि नेक्स्ट लेक्चर में वही होगा, है ना। तुम्हारी जो डिमांड होगी तुम्हारा भाई वो ज़रूर कंप्लीट करेगा, क्योंकि हम जीते हैं तुम लोगों के लिए, ठीक है। हाँ ठीक है ना। तो चलो बढ़िया, दिक्कत नहीं करते, अपन आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है, अगर मैं तुम्हें बताऊं, अभी देखा था हमने, नाइट्रोजन का होता है 14, कितना होता है, 14 होता है। और हाइड्रोजन का होता है 1, कितना होता है, 1। अब तुम देखोगे हाइड्रोजन 3 है तो अपन इंटू कर देंगे 3, जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 17U, ठीक है। हाँ भाई। HNO3 हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है सर, 14। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, पर यहाँ पर 3 है तो इंटू अपन 3 करेंगे, जैसे ही तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 63, कितना आएगा, 63। अच्छा मेरे को ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा याद इसीलिए है ना, तुम झूठ ना मानोगे, ठीक है क्योंकि इतने सारे न्यूमेरिकल्स हमने करे हुए हैं कि मुझे ये सारे के सारे अगर बात करें वैसे याद रहता है, ठीक है। तो तुम लोगों को थोड़ा टाइम लेना और फिर आंसर लेना, ठीक है। फिर अगर हम बात करें हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, और क्लोरीन का होता है 35.5, मतलब ये आएगा 36.5। H2SO4 में तुम देखोगे, ठीक है, हाइड्रोजन का होता है कितना, 1 इंटू 2 होगा, सल्फर का होता है 32, और ऑक्सीजन का होता है 16, और इंटू अपन करेंगे 4, इंटू अपन करेंगे 4, ठीक है, इंटू 4 करेंगे, जैसे ही तुम कैलकुलेट करोगे तो आएगा 98U, है ना, यूनिफाइड मास, ठीक है, 98U। सर आप तो कितनी जल्दी कराने लगे, तो तुम है ना बेटा वीडियो पॉज कर लिया करो, खुद अटेम्प्ट डाला करो, फिर तुम्हारा भाई तो बता ही देता है, फिर तुम्हारा भाई तो बता ही देता है, क्लियर है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं, अगले वाले की तरफ मूव करें, अगले वाले की तरफ मूव करें, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं NH2CO NH2, ठीक है, तो NH2 मतलब नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर देखो, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है तो मैं लिखूंगा 14 इंटू 2, ध्यान से समझना, है ना। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ये रहे 2 ये रहे, तो कितने होगा 4, तो मैं लिखूंगा 1 हाइड्रोजन का होता है और 4 इंटू 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, समझ रहे हो ना ये भाई। और फिर प्लस, फिर कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब ध्यान से सुनो,
यहां पर अगर तुम देखोगे इंटू 2 क्यों करा, क्योंकि ये अगर हम बात करें नाइट्रोजन जो थे वो 2 थे, है ना, नाइट्रोजन जो थे वो क्या थे, 2 थे। इंटू अगर हम बात करें 4 क्यों करा, क्योंकि हाइड्रोजन 4 थे इसलिए 4 करा, ठीक है। हाँ भाई, तो 14 इंटू 2 मतलब 2 नाइट्रोजन थे और 1 इंटू 4 मतलब 4 हाइड्रोजन थे। जब तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो 14 2 का कितना हो जाएगा, 828 प्लस, है ना, 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 12 प्लस 16, ठीक है। हाँ भाई, तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो 28 और 4 32 हो गए, कितना हो गया 32, 32 और 12 कितना हो जाएगा 44, 44 और 16 हो जाएगा 60, तो 60 आ जाएगा इसका। अगर हम बात करें यूरिया का मास कितना आ जाएगा, 60 अगर हम बात करें यूरिया का मास आ जाएगा, ठीक है, पक्का। चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं। चलो अब ग्लूकोज की बात करते हैं। तो कार्बन का होता है 12, 12 है ना इंटू 6, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का होता है कितना, अगर हम बात करें 1 इंटू 12 क्योंकि 12 थे, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 6, ठीक है। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो वो आ जाएगा 180 180 यू, ठीक है, 180 आ जाएगा अगर हम बात करें 180 यू, पक्का। हाँ भाई, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बड़ा ही प्यारा सा था जो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लियर, पक्का। चलो आगे हम इसकी बात करते हैं। तो ये जो है हमारा, अगर हम बात करें जो है शर्करा, शर्करा का कितना है, कार्बन का होता है 12 इंटू, अगर हम बात करें 12 तो ये तो हो गया 144, प्लस हाइड्रोजन का कितना है 1 इंटू 22, है ना, तो ये हो गया 22, और फिर ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 11, ठीक है। तो देखो 12 इंटू 12 ये हो गए कितने, अगर हम बात करें 144, तो ये 144 आ गया, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 22, है ना, और प्लस 16, तो देखो 16 10 जा मतलब 16 धम कितना होता है 160, और 16 एकम एक मतलब अगर हम बात करें 16, तो 160 और 16 होगा 176, कितना होगा 176। तो जब तुम इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों को जोड़ लो भाई, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो। तो देखो इसको जैसे तुम 24 दोगे तो ये हो जाएगा 200, 120, तो आ जाएगा ये 342, कितना आ जाएगा 342 आ जाएगा यू, ठीक है, 342 अगर हम बात करें 42 आ जाएगा यू, पक्का, क्लियर है। क्या इसमें डरोगे क्या तुम लोग, नहीं ना, जल्दी बताओ डरोगे क्या, नहीं, ठीक है। हाँ भाई, फिर वही बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का कितना होता है भाई, 1 होता है 1 इंटू 3, प्लस फॉस्फोरस का होता है कितना, कितना देखा था हमने 31, 31 देखा था कि 32, ठीक है, फॉस्फोरस का जहाँ तक 30 या 31 होगा, 31 दिया हुआ है, ठीक है, 31 प्लस अगर हम बात करें ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4, तो 16 चौके 64, 64 और 31 कितना हो गया 95, और 3 अगर हम बात करें आ गया 98, ठीक है, 98 यू आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 98 यू आ जाएगा। तो इसका अगर हम बात करें जल्दी से तुम, है ना, जल्दी से अगर हम बात करें तुम ये बता दो, ठीक है ना, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, ठीक है। हाँ भाई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था जो आप लोगों को पता होना चाहिए, पक्का। चलो लिख लिया, ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। 98 के अप्रोक्स आएगा, ये हो गया पक्का, ये हो गया 180 और यूरो क्या 60 आ गया, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम बात करते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान की, है ना, सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पहली बात तो सूत्र इकाई द्रव्यमान होता क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो कई ऐसे यौगिक होते हैं जो है ना जिसमें एक धातु होती है और दूसरी अधातु होती है, और जो आयनिक यौगिक होते हैं, क्या होते हैं जो आयनिक यौगिक होते हैं मतलब जो आयनों से मिलकर बने होते हैं, तो वो क्या करते हैं भाई, वो क्रिस्टल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। किसके रूप में, क्रिस्टल के रूप में एग्जिस्ट करा करते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ, वो क्रिस्टल के रूप में एग्जिस्ट करा करता है, और ऐसे यौगिकों को हम किसमें लिखा करते हैं, उनका द्रव्यमान लिखा करते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान के। मतलब क्रिस्टल क्या होता है, जहां पर अगर हम बात करें आयन क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज्ड होते हैं, एक व्यवस्थित रूप से क्या होते हैं, अगर हम बात करें व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। मतलब सोडियम फिर क्लोरीन फिर सोडियम फिर क्लोरीन, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, और एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, उनको अपन बोला करते हैं क्रिस्टल, ठीक है। तो क्रिस्टलों को हमेशा क्या लिखा करते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान, मतलब उनकी एक यूनिट का हम द्रव्यमान लिखा करते हैं, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है।
सूत्र द्रव्यमान की उपयोग तब करते हैं जब पदार्थ का संघटक आयन हो। कैसा हो? आयन हो। जैसे NaCl, CaCl2, है ना, Al2O3, MgCl2। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार हमने, अगर हम बात करें, आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। बिल्कुल सेम होता है, बस इसमें बस ये रहते हैं कि अपन लिख देते हैं किसको, सूत्र इकाई द्रव्यमान, ठीक है, क्योंकि आयन योगों के लिए। अंतर केवल इतना होता है कि यहां पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणुओं की संख्या से अभिलक्षित होती है सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया NaCl। क्या लिख दिया? NaCl। पहला क्वेश्चन आ गया। सोडियम का कितना होता है बेटा? होता है 23। कितना होता है? 23। क्लोरीन का कितना होता है? वो होता है भाई 35.5। कितना होता है? 35.5। तो जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 58.5। कितना आ जाएगा? 58.5। ठीक है, पक्का? हाँ भाई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मैंने तुमसे बोल दिया CaCl2, इसका निकालो, ठीक है, CaCl2 का। तो कैल्शियम का मैंने तुम लोगों को बताया था क्या? कैल्शियम का मैंने तुम लोगों को बताया था क्या? हाँ दिखाया था, ये 40 रहा। कैल्शियम का कितना होता है? 40 होता है। और क्लोरीन का भी मैंने बताया 35.5। कितना होता है? 35.5। तो 40 प्लस, है ना, 35.5 इंटू 2। तो जैसे ही तुम इसको कैलकुलेट करोगे आंसर जो आ जाएगा ये हो जाएगा, देखो 35 दूनी 70 और 0.5 टू जा, मतलब ये हो जाएगा हमारा कितना, अगर हम बात करें 71, है ना, और 71 और 40 कितना होता है? 111। ठीक है, 111। एक सेकेंड, ये गुस्सा हो गया। कितना होता है? 111। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। देखो ये था सोडियम क्लोराइड, तुम्हें पता होना चाहिए। ये होता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। हाँ भाई, एक और बड़ा प्यारा सा कि मान लो तुम्हें लिखना है Al2O3, है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, वो सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कैलकुलेट करना है। तो एल्यूमिनियम का होता है 27 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3। कैलकुलेट करो, ठीक है। चौथा है जो, वो अगर हम बात करें, एक और दिया हुआ था, क्या था? MgCl2। MgCl2 इसका कैलकुलेट करो, ठीक है ना, MgCl2 का कैलकुलेट करो, ठीक है। मैग्नीशियम का मैंने तुम्हें बताया था क्या? मैग्नीशियम का तुम लोगों को बताया था क्या? हाँ बताया था। मैग्नीशियम का कितना होता है? 24 होता है। कितना होता है? 24। तो भाई मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमने लिखवा दिया, इसका कैलकुलेट करो, ठीक है। तो मैग्नीशियम का होता है 24, हे भगवान, 24 इंटू, है ना, ये कितना हो जाएगा अगर हम बात करें, सॉरी 24 प्लस, ठीक है। अब आएगा क्लोरीन का, वो आएगा 35.5 इंटू 2, ठीक है। तो जैसे ही तुम इसको कैलकुलेट करोगे, इन दोनों के आंसर्स मुझे कमेंट में बता दो। इन दोनों के आंसर्स जो है मुझे तुम कमेंट में बता दो बढ़िया तरीके से। ये क्या हो गया भाई? मेरे प्यारे बच्चे घबरा गए। ओहो, कहाँ चला गया भाई? यहाँ से ये लगाया, ये लगा, हो गया सेट। हाँ चलो, हो जाती है ना बेटा सर से गलती थोड़ी थोड़ी, ठीक है। इस चीज़ को इग्नोर करना, है ना मेरे प्यारे बच्चों। मज़ा आया कि नहीं? जल्दी बताओ मुझे यार, है ना। जल्दी तक, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे तब तक मेरा कैसे चलेगा यार, मेरा दिन अच्छा नहीं जाता। अच्छा, एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, है ना, ऐसे एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। वो क्या है हमारा? वो ये है ना, क्या है कि हमें निम्न के सूत्र लिखने हैं। चलो इसका तुम खुद बनाओगे, है ना। सोडियम ऑक्साइड का सोडियम पर होता है प्लस और ऑक्साइड के ऊपर होता है -2, है ना। मैं बता देता हूँ, एल्यूमिनियम के ऊपर क्या होता है? +3, याद होगा तुम्हें, है ना। और अगर हम बात करें क्लोराइड के ऊपर होता है माइनस, क्या होता है? माइनस। चलो, तो ये वाले का बता रहा हूँ, सोडियम के ऊपर होता है Na+ और ऑक्साइड के ऊपर होता है -2। जल्दी इसका फॉर्मूला बताओ। Al के ऊपर होता है +3। पॉज करके मुझे सारे कमेंट में लिख देना एक बार में, ठीक है, अगर तुम सीरियसली पढ़ रहे हो तो। और क्लोराइड के ऊपर होता है माइनस, सोडियम पर होता है Na+ और सल्फर पर होता है -2। इनके सबके फॉर्मूला लिखो। मैग्नीशियम के ऊपर होता है Mg+2 और हाइड्रोक्साइड, ये लिखना, है ना, हाइड्रोक्साइड मैंने शायद बताया नहीं था, हाइड्रोक्साइड होता है OH-, ठीक है। तो OH के ऊपर होता है -1, ठीक है, पक्का। अच्छा, इसका नाम है, देखो तब तक ये लिखो, है ना, मैं बता रहा हूँ तब तक। ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या होता है? एल्यूमिनियम सल्फेट, क्योंकि यहाँ पर 2 आयन्स हैं, एक है एल्यूमिनियम और दूसरा है सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है, अगर हम बात करें,
है ना, Al2SO4 होल थ्राइस। वही बात करें CaCl2 क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है बच्चे, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, हाँ भाई। वही बात करें ये K2SO4 होता है पोटेशियम, पोटेशियम सल्फेट, है ना, 2 आयन है, ये सभी हमने सीखा हुआ है। KNO3 होता है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, याद है ना, NO3 माइनस नाइट्रेट। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, चल कैल्शियम कार्बोनेट। अब मैं तुम लोगों की सीरियसनेस देख रहा हूँ कि तुम कितने लोग हैं ना इसको लिखते हो, है ना, कितनी जल्दी इसको अगर बात करें तुम लिखने वाले हो। ये था, ये आता है Na2O, है ना, कैसे आता, ये 2 यहाँ, ये 1 यहाँ, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये होता है AlCl3, ये 1 यहाँ 3 यहाँ, ये होता है Na2S, है ना, वो 2 यहाँ 1 यहाँ, ये होता है MgOH होल ट्वाइस। तो ये सारे के सारे अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट्स जो है हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़े हुए हैं, अच्छे से पढ़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वहां पर अपन पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट। क्या पढ़ने वाले हैं, मोल कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर को अच्छे से ध्यान से देखना क्योंकि अगला लेक्चर जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपन ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे और अक्सर बच्चे वहां पर फंसा करते हैं, तो अपन एकदम फोड़ेंगे। तो इसी के साथ तुम्हारे सारे लेते हैं तुम लोगों से विदा। अगले लेक्चर में मिलते हैं बड़ी प्यारे तरीके से और फोड़ेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस को। अच्छा, इसके साथ एक DHA भी मिलने वाला है ना, एक DPP भी मिलने वाला है। वो DPP जो है उसमें मैं अगर बात करें क्वेश्चंस रखूंगा कि तुम्हें क्या करना है, परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, हाँ भाई, तो आप लोगों को है ना वो DPP अगर हम बात करें 1 से लेकर 10 क्वेश्चन सारे के सारे अगर हम बात करें सॉल्व करने हैं। कितने, 1 से लेकर 10। क्लियर है ना, तो इस तरीके की याद रखना। तो इसी के साथ अपन खत्म करते हैं, धन्यवाद।